चलिए सबसे पहले उसी खबर की बात करेंगे जिस पर लगातार न्यूज़ 18 की नजर भी बनी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीबीआई और ममता बनर्जी की। सीबीआई मामले पर ममता बनर्जी मरकज से आर पार की लड़ाई के पूरे मूड में कल से ही नजर आने लगी हैं। आपको बताएं कि ममता ने मरकज पर वफाकी ढांचे को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम लगा दिया है। साथ ही ममता का कहना है कि उनकी हुकूमत अवाम के मुफाद में काम करती है। हमने किसानों की जमीन वापस की, किसानों को सहूलियात मुहैया कराई। ममता ने मरकज पर इल्जाम लगाया कि मरकज ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, किसान परेशान हैं। उधर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी से फोन पर बातचीत की है और गवर्नर ने रियासत की सूरत हाल से उन्हें वाकिफ भी करवाया है। गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से भी रियासत की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की है। और वहीं आपको बताएं कि लोकसभा में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने मगरबी बंगाल हुकूमत के तर्ज अमल की सख्त नुक्ताचीनी की है। वजीर दाखिला के खिताब के दौरान हालांकि लोकसभा में जबरदस्त हंगामाराई देखने में आई, लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर जारी रखी और कहा कि सीबीआई के तफ्तीशकारों के काम में रोड़ा अटकाया गया और ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी हुकूमत पर मुलजिम को सियासी पनाह देने का भी इल्जाम लगाया। साथ ही कहा कि सूरत हाल इतनी अबतर हो गई है कि वहां सीआरपीएफ को ही तलब करना पड़ा है। उन्होंने ममता हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि चिटफंड घोटाले में कई सियासतदान शामिल हैं। हंगामा आराई के सबब लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। फरवरी 2019 को शाम 5:45 पर सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के निवास पर इस स्कैम की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए गई थी। इन अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा न केवल रोका गया बल्कि इन अधिकारियों को बलपूर्वक पुलिस थाने ले जाया गया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि सीबीआई टीम सीधे पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए चली गई थी। सीबीआई को मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सीबीआई के द्वारा लगातार सम्मन किए जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हो रहे थे। हालात इतने गंभीर हो गए कि हमें सीबीआई के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की अध्यक्ष महोदया तैनाती करनी पड़ी है। राज्यपाल को यह भी कहा है कि पूरे मामले की एक रिपोर्ट वह भेजने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदया, मैं अपील करना चाहता हूं वहां की सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री से कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ठीक तरीके से काम करने का वह अवसर प्रदान। और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 रिपोर्टर जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शबाना जो कि लगातार हमें अपडेट दे रही हैं और साथ ही साथ दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रवि मिश्रा। तो चलिए सबसे पहले हम रुख करेंगे रवि मिश्रा का। रवि मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कोलकाता की आग जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई है, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त तक का? देखिए हिना, आपको बताना चाहूँगा कि आज जिस तरह का माहौल आज हम देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इतनी गर्मा गई है कि उसकी आँच अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अभी कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन में पश्चिम बंगाल के जो भी बड़े आला नेता हैं वो अभी यहाँ पे मिलने पहुँचे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल के खिलाफ यहाँ पे उन्होंने शिकायत की है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से भाजपा की बड़ी बड़ी रैलियों को पश्चिम बंगाल में नहीं होने दिया जा रहा है, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का हेलीकॉप्टर पश्चिम बंगाल में नहीं उतरने दिया जा रहा है, इसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष और बड़े बड़े कार्यकर्ता आज यहाँ पे पहुँचे हैं इलेक्शन कमीशन पर और पश्चिम बंगाल के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे आज एक अर्जी दी है। फिलहाल आपको बता दूँ कि देश के गृह मंत्री राजनाथ ने कुछ देर पहले ही पार्लियामेंट में सीबीआई और जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच में जो विस्फोटक मुठभेड़ चल रहा है, आप कह सकते हैं कि ये मुठभेड़ कल से चल रही है और जिस तरह से जो राजनीति चल रही है पश्चिम बंगाल की उसकी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई के काम में हस्तक्षेप करना किसी भी रूप से सही नहीं है, ये अवामी गलत है। और जिस तरह से राजीव कुमार के साथ
उन्होंने बताया कि राजीव कुमार एक बड़े अधिकारी हैं और उन्होंने सीबीआई को सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण सीबीआई उनको अरेस्ट करने के लिए, कल गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, मगर उल्टा सीबीआई के ही कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। जिसके बाद से सीबीआई की जो टीम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी डाला और कल इस पे एक अहम सुनवाई होने वाली है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राजनीति हो रही है वो अपने आप में एक चिंताजनक है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये राजनीति किस दिशा में और जाती है। जी बिल्कुल जी, हमारे चलिए मुख्तार अब्बास नकवी क्या कुछ कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी साहब और पाठक साहब उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, खास तौर से पश्चिम बंगाल की सरकार के संरक्षण में अराजकता और उद्दंडता, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम को एक सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र के तहत उसको किसी भी तरह से प्रभावित करना, उसको न होने देना, हेलीकॉप्टर्स को न उतरने देना और साथ ही साथ जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हो भी रहे हैं, जैसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का, उसमें लोग शामिल जो थे उनके साथ हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, जो लोग वहां मौजूद थे उनके ऊपर हिंसक हमले करना, ये तमाम ऐसे अलोकतांत्रिक और ऐसी घटनाएं हैं जो घटना की जो निष्पक्ष, भयमुक्त और स्वतंत्र माहौल में चुनाव के माहौल को सीधे तौर से प्रभावित करता है। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव हों। इसके लिए जो वर्तमान हालात और परिस्थितियां हैं उसका चुनाव आयोग आकलन करे और जो अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह भूमिका निभा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के हिंसक घटनाओं के हिस्सेदार, भागीदार बने हुए हैं, उनको भी चुनाव के ड्यूटी से मुक्त रखा जाए और साथ ही साथ जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनका डिप्लॉयमेंट भयमुक्त और स्वतंत्र माहौल में चुनाव के लिए जरूरी है। इस संबंध में निर्मला जी आराम से अरे नीचे रखिए, पास में मत करो यार। भारतीय जनता पार्टी today has come before the Election Commission and we are grateful that both the members, the Chief Commissioner and also the member, were present and gave us a very patient hearing. We are grateful to the Election Commission. We are quite aware the model code of conduct has not been yet announced for elections of 2019 Lok Sabha. However, in the interest of wanting to have a free and fair environment in which elections can be conducted, we have come to bring to the notice of the Election Commission certain happenings in West Bengal which has complete cooperation of the party in power in Bengal, the Trinamool Congress, and the instances that we highlighted before the Election Commission clearly point out that the government in Bengal run by Trinamool Congress does not believe in democracy, is out there with all its workers making sure that political parties don't get a space for conducting their legitimate activities. Officials, some of them whose names and their positions are also highlighted to the Commission, officials are acting in cahoot with the government, delaying. तो नाज़रीन आपको बताएं कि इस वक्त की ये ताज़ा खबर है कि बीजेपी ने ईसी से शिकायत की है। जिस तरह से मगरबी बंगाल में हालात बदलते जा रहे हैं उसके खिलाफ बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो आज ईसी पहुंचे थे और उसी ताल्लुक से लगातार बयानात सामने आ रहे हैं। शबाना हमारे साथ मौजूद है। शबाना, आपके पास आना चाहेंगे। कई अहम लीडर जो हैं वो आज कोलकाता की सरजमीन पर उतरने वाले हैं। तेजस्वी यादव का भी प्रोग्राम था, क्या कुछ अपडेट है उसके ताल्लुक से? देखिए, कहा यही जा रहा है, खुद ममता बनर्जी आप देख सकती हैं कि
मंच के जो मंच बनाए गए हैं, ममता बनर्जी वहां बैठी हैं और उन्होंने वहीं से माइक पर ऐलान किया है कि तेजस्वी यादव और दिल्ली के वजीर आला जो है वो कुछ ही देर में कोलकाता पहुंचेंगे। साथ ही साथ वो ये भी खबर दे रही हैं मीडिया को कि कौन कौन से लीडरान ने उन्हें फोन किया है और उनकी हिमायत की है। तो उनके जरिया ही, डायरेक्ट ममता बनर्जी के जरिया ही खबर हम तक पहुंच रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर में ये दो लीडरान जो फिलहाल कहा गया है कि तेजस्वी यादव और दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल जो है वो कोलकाता पहुंचेंगे और ममता बनर्जी के साथ मंच पे नजर आएंगे। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि जो कैबिनेट मीटिंग होगी, जो आज की कैबिनेट मीटिंग थी, वो यहीं पर जो है वो कैबिनेट मीटिंग करेंगी। इस मंच के पीछे उन्होंने सारे लीडरान को बुलाया है। 1 बजे जो है कुछ ही देर में जो है ये मीटिंग शुरू होगी। तो अंदाजा लगा सकती हैं कि ममता बनर्जी का मूड कैसा है इस मामले में। ममता बनर्जी जो इस मंच से कहीं भी नहीं जा रही हैं। आज बंगाल असेंबली का बजट पेश होना है। यहाँ से उन्होंने जो MLAs आए हुए थे उन्हें कहा कि आप असेंबली जाएं और असेंबली में अपनी कार्रवाई करें और मैं यहाँ से फोन के जरिए वो तमाम जो है कार्रवाई जो है वो देखूंगी, जो इंस्ट्रक्शन देना होगा मैं फोन पर दूंगी। तो इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि ममता बनर्जी इस मामले में किसी भी मसलहत के मूड में नहीं है। अगर ये जो सियासी दबाव है तो ममता दी जो है वो पूरी तरह से अपने सख्त मौक़िफ़ में नजर आ रही हैं और बहरहाल इस पूरे मामले पर हमारी नजर भी बनी हुई है। प्रशांत, आपके पास आना चाहेंगे, चलिए रुख करेंगे रवि का। रवि मिश्रा आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी जो है वो EC के पास पहुंची है आज, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इलेक्शन कमीशन से अभी कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, निर्मला सीतारमण, मुकुल रॉय, काफ़ी बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुँचे। मुख्तार अब्बास नकवी भी थे, सब अभी निकले हैं इलेक्शन कमीशन से। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को हमने शिकायत दी है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो रैलियां हैं वो ममता बनर्जी नहीं होने दे रही हैं, उसमें रुकावटें पैदा कर रही हैं। इसको लेकर उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन में शिकायत दी है। अब देखना ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन इनकी शिकायत पर क्या सुनवाई करता है और आने वाले समय में भाजपा की जो महत्वपूर्ण रैलियाँ होने वाली हैं, क्या उन रैलियों को सफलता मिलती है, अब ये देखने वाली बात होगी। हिना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम तर जानकारी के लिए और आगे क्या कुछ हालात रहेंगे उस पर भी हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि किस तरह से CBI मामले पर ममता बनर्जी जो है वो मरकज़ से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नज़र आ रही हैं। ममता ने मरकज़ पर वफाकी ढांचे को नुकसान पहुँचाने का भी इल्ज़ाम लगाया है। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपको बताएं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा है कि बीजेपी ने 5 वर्षों में सिर्फ अपोजिशन को ख़त्म करने का काम किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये पार्टी सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है नेशनल स्तर पर, तब से भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करने की तरफ बहुत कम ध्यान दिया है। उनका पूरा 5 साल इसी में गुजरे हैं कि किस तरह से विरोधी दल, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या स्टेट स्तर के हों, उन विरोधी दलों को किस तरह से ख़त्म किया जाए, किस तरह से सेंट्रल एजेंसियां हैं, CBI है, ED है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है और इनकम टैक्स है, उनको उनके पीछे लगाया जाए और उनको ध्वस्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी से तो भ्रष्ट कोई हिंदुस्तान में नहीं है, दुनिया में। दुनिया के सब स्कीम जो हुए हैं, सबसे बड़े स्कीम, तो ये 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के वक्त में उनकी तरफ क्यों नहीं? जो इनके चीफ मिनिस्टर करेक्ट हैं, इनके पास 45 हजार करोड़ के स्कीम हैं, 30 हजार करोड़ के स्कीम हैं। खुद केंद्रीय सरकार के ऊपर से लेकर नीचे, रफाइल से लेकर नीचे तक इतने बड़े बड़े स्कीम हैं, उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते? और वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी मुल्क में जाबिराना हुकूमत कर रही है, जो कि जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा है। बिल्कुल सही है, उनका आरोप सही है और मैं समझता हूं कि इस देश को खतरा है। जिस तरह से डिक्टेटोरियल हो रहा है, ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर में इन लोगों को वो चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे कि देश खतरे में पड़ जाए। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि एक भ्रष्ट अधिकारी को वो बचाने का प्रयास कर रही है। कभी नहीं, केंद्र यही कहेगा, इन्होंने कभी सच नहीं बोला।
क्या इन्हें कहा कि हम लोग कितनी नौकरियां देंगे साल में? क्या किया? किसानों के लिए क्या किया? क्या 600 रुपए से किसान बच जाएगा? लेकिन सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार करना, मैं समझता हूं बहुत अच्छा किया। दे आर नॉट मास्टर्स ऑफ दिस कंट्री। और सिर्फ यही लीडर नहीं, बल्कि आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि महबूबा मुफ्ती और अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे हालात पर किस तरह से अपना रिएक्शन दिया। बहुत बदकिस्मती की बात है जिस तरह से मुल्क में जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर सीबीआई, जिस तरह से इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है अपने जो अपोनेंट्स हैं उनके साथ स्कोर सेटल करने के लिए। इससे पहले अखिलेश के साथ, मायावती जी के साथ, और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हमें बहुत ही बुरा तजुर्बा रहा है, खासकर जो सीबीआई हो, एनआईए हो। तो आज जो ममता जी के साथ हो रहा है ये बहुत गलत है और हम और हमारी जमात उनके साथ इस वक्त खड़ी है। और अगर इसी तरह जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इसी तरह से उनको डिस्क्रेडिट किया जाएगा, उनको बदनाम किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये जो मुल्क एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रल स्टेट का एक बैलेंस रिलेशनशिप होता है, तो उसमें दरार पड़ जाती है और ये पूरे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो इसमें एक सही व्यू ले और इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से बर्बाद होने से बचाए। देखिए, केंद्र सरकार ने जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में किया है वो बेहद खतरनाक है, संविधान के खिलाफ है, जनतंत्र के खिलाफ है और इस तरह के कदम भारत देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री जी ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ममता जी के सरकार के साथ जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है हम उसकी घोर निंदा करते हैं और इस देश में जो भी इस देशभक्त है, जो भी भारत के बारे में जरा सा भी सोचता है, उसी को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए और ममता जी के साथ खड़ा होना चाहिए पूरे देश को। और देश खड़ा है, आज पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा हो रही है और मोदी और शाह की जोड़ी को इस बार चुनाव में उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और सीबीआई के इस इक़दाम पर दीगर सियासी जमातों के लीडरों ने भी अपना अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। किसने क्या कहा है, आइए जरा देखते हैं। मैं सीधी सी बात कहता हूं, इसको सीबीआई वर्सेस कोलकाता पुलिस मत करिए। ये अहंकार और गुरूर के खिलाफ अवाम की निर्णायक जंग का ऐलान है। निर्णायक जंग। एक रोमन एम्पायर था, क्रूर, मदांध, गरूर से भरा हुआ, उसका नाम था कैलिगुला। अपने घोड़े को अपनी कैबिनेट में उसने बिठा लिया था। आज मोदी जी ने उसको पीछे छोड़ दिया है। आलोक वर्मा जी के हलफनामे के बाद इस संस्था की विश्वसनीयता शून्य से भी नीचे है। हमें तो कई बरस लगेंगे। हमें दुख इस बात का है कि आज जो लोग स्क्रिप्ट पकड़ा रहे हैं ना, कल जब ये सत्ता से बाहर होंगे ये भी इस चरित्र के जद में आएंगे और इनमें से कौन कौन जेल जाएगा, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। ये सरकार सीबीआई को एक हथियार बनाकर सभी अपोजिशन लीडर को खत्म करना चाहती है और अपोजिशन पार्टियों को खत्म करके एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई भी अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश हो रही है। ये बात लखनऊ में हो गई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, कर्नाटक में हो रही है, चेन्नई में हो रही है। हर जगह जहां जहां पर उनके खिलाफ के पार्टियां हैं वो सभी के ऊपर वो अन्याय और अत्याचार। चलिए, कुछ और अहम खबरों पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक अहम खबर जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम से आई, जहां तारीगाम इलाके में फोर्सेस ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर मिलने पर पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। इस दौरान इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों के बीच झड़पें भी देखने में आई। भीड़ को मुंतशिर करने के लिए फोर्सेस ने हवाई फायरिंग की। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में झड़पें जारी थी। चलिए, ताज़ा हालात जानने के लिए रुख करेंगे सीधे हमारे साथी ज़हूर रिजवी का। ज़हूर, आपसे इस वक्त का अपडेट चाहेंगे, क्या अभी भी ये जो वहाँ पर झड़पें हैं वो जारी हैं? जनाब, मैं आपको बताऊं कि आज अलग सुबह यहाँ फोर्सेज ने ये जो तारीगाम इलाका है कुलगाम का, इसको मुहासे में लिया क्योंकि उनको इत्तला मिली थी यहाँ पे मिलिटेंट मौजूद हैं इलाके में। घर तलाशी उन लोगों ने शुरू की। उसके बाद जो है पेदर पे झड़पें जो है वहाँ पे शुरू हुई सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के माबैन, जो अभी तक जारी हैं।
हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने मॉब को डिस्पर्स करने की कोशिश की, एरियल फायरिंग भी की, अभी टीयर गैस शेलिंग भी कर रहे हैं, लाठीचार्ज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मॉब जो है वो एजिटेटेड मॉब बिल्कुल आमना सामना है इनका सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने और बिल्कुल पथराव जारी है और ये सिलसिला अभी बदस्तूर जारी है। इस दौरान जो इलाका है, इलाके में मुहासरा भी बराबर जारी है और तलाशी कार्रवाई भी जारी है, क्योंकि इन्हें ये इत्तला मौसूल हुई है कि इलाके में अभी भी मिलिटेंट शायद छुपे हुए हैं। जी ना जी ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी ज़हूर, जिनका कहना था कि अभी भी वहाँ पर इलाके में जो झड़पें हैं वो जारी हैं। रुख करेंगे जयपुर का, जहाँ के करबला मैदान में दीनी तबलीगी इज्तिमा दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस इज्तिमा में मुल्क भर के उलमाए कराम ने शिरकत की। आज की दुआ में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद भी इज्तिमा गाह में दिखाई दिए। इज्तिमा की अगली तारीख का भी यहाँ ऐलान कर दिया गया है। 2 से 4 मार्च तक अजमेर में अब बड़े पैमाने पर इज्तिमा का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मौलाना साद साहब भी शिरकत करेंगे। चलिए रुख करेंगे हमारे साथी अरबाज। दीनी तबलीग इज्तिमा के तीसरे दिन आज फजर की नमाज के बाद में बयानों का लंबा दौर जारी रहा। उसके बाद में जयपुर की जामा मस्जिद के शाह इमाम जो है मुफ्ती अमजद अली ने यहाँ पर बयान किया। मुफ्ती अमजद अली के बयान के बाद में यहाँ पर मौलवी चिरागुद्दीन ने लंबे बयान किए और इज्तिमाई दुआ की। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया। मैं पूरा मजमा आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तादाद में लोग इस जो है तबलीगी इज्तिमा पहुंचे हैं, यहाँ शिरकत की है। बाकायदा जो बयान हुए हैं, जो तकरीरें हुई हैं, उन्हें पूरे तरीके से तसल्ली से लोगों ने सुना है। यहाँ पर तमाम जो लोगों के मौजूदगी की वजह से पूरा ये करबला मैदान भर गया। यहाँ से दिल्ली रोड की चाहे बात करें, चाहे आमेर रोड की बात करें, चाहे बीच के लिंक रोड की बात करें, तमाम जगह लोगों के जो है हुजूम यहाँ पर देखने को मिले हैं। यहाँ पर आज जो बातचीत हुई है, बयानों का जो दौर जारी रहा है, लोगों ने यहाँ पर दुआ में भी जो है शिरकत की। किस तरह की दुआएं हुई हैं, क्या बातचीत हुई यहाँ पर आज? यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पर दीन की और तबलीग की नमाज की बात हुई है। कोई राजनीति की बात नहीं है। गंगा जमुना सरस्वती के हिसाब से तेजीब की बात हुई है। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं, राजनीति की कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पर नमाज के बारे में बताया गया, हुजूर के तरीके के बारे में बताया गया। जी जी, नमाज में क्या क्या बताया गया? नमाज के अंदर सभी मुसलमानों को दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक बताई गई। आपने क्या किस तरह की दुआएं रही हैं, क्या दौर रहा? बहुत अच्छा इज्तिमा हुआ और मैं ये चाहता हूँ कि पूरे देश भर में चैन और नींद की आराम से पाई जाए और सारे लोग अच्छे रहें। अल्लाह से यही दुआ करते हैं हम लोग। अमन चैन के लिए दुआ मांगे, सबके लिए सही तरीके से रहे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मौलवी थे, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने दुआओं में इस बात पर पूरा ध्यान रखा कि मुल्क के अंदर जो सुकून है, तरक्की है, वो कायम रहे। इस्लाम की बुनियादी बातों को सिखाया जाए, किस तरीके से नमाज अदा की जाती है, उसमें गलतियों को कोताहियों को किस तरीके से दूर किया जाए, किस तरीके से इंसान अपने अंदर झांके, रोजमर्रा के जो गुनाह उससे होते हैं उसकी सजा क्या है, उसे समझ करके अपनी जिंदगी से निकाले। अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं, अपनी पूरी दुनिया में जो लोग हैं, उन तमाम लोगों से प्यार मोहब्बत के साथ किस तरीके से जिंदगी जिए, ये पूरा एक पैगाम यहाँ से देने की कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। तो न्यूज़ 18 उर्दू के न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।